राम राम साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी ठीक ठाक और कुशल मंगल होंगे। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 11th एग्रीकल्चर चैप्टर नंबर 9 और इसका पार्ट नंबर 2। इससे पहले जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है, पहले आप पार्ट 1 देखें, उसी के बाद आप पार्ट 2 देखें ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। आपके चैप्टर नंबर 9, इसका नाम है पौधशाला। देखिए, जो आपके पार्ट 1 था, पार्ट 1 के अंदर हमने देखा कि नर्सरी क्या है, ठीक है, और इंपॉर्टेंस ऑफ नर्सरी, नर्सरी का महत्व या पौधशाला का महत्व, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं पार्ट 1 के अंदर। आज हम बात करेंगे पार्ट 2 की। बट उससे पहले आपको मैं बता देता हूं, अगर आप लोगों ने 11th में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लिया है, आपका सब्जेक्ट क्या है बोलो। आपने 11th में कृषि विज्ञान लिया। क्या लिया? कृषि विज्ञान, एग्रीकल्चर आपने लिया है। अब इस कृषि विज्ञान के अंदर अगर आप देखोगे तो मैंने YouTube चैनल कैप्टन एग्रो पे एक प्लेलिस्ट बना रखी है और उस प्लेलिस्ट का नाम है बालक क्या, 11th एग्रीकल्चर। क्या नाम है? 11th एग्रीकल्चर। इस प्लेलिस्ट में अब तक हमने कौन कौन से चैप्टर पढ़े हैं, तो देखो, हमने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक हमने कंप्लीट कर लिए। ये सारे के सारे वीडियोस आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। जो भी स्टूडेंट देखना चाहते हैं, इधर उधर ना भटके, आराम से मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है, पार्ट वाइज डाला हुआ है, आराम से आप देख सकते हो। और अभी जिस चैप्टर की हम बात कर रहे हैं, ये हमारा ऑन गोइंग है। ये चैप्टर हमारा चल रहा है, चैप्टर नंबर 9, और पार्ट 1 हमने डाल दिया, ये पार्ट 2 है। तो आओ पार्ट 2 की यहाँ पर हम बात करेंगे। पार्ट 2 के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है पौधशाला नर्सरी के अंदर, वो टॉपिक है कि पौधशाला के लिए स्थान का चुनाव। स्थान मतलब जहां पर भी आप नर्सरी लगाने वाले हैं, जहां पर भी आप पौधशाला बनाने वाले हैं, वो स्थान कैसा होना चाहिए। अगर एक ही लाइन में मैं आपको बोलूं बाल को, तो इसका आंसर ये है कि जहां पर उसको सारी की सारी सुविधाएं दी जा सके, ऐसे स्थान का आपको चुनाव करना है। एक तो पता लगे, ऐसे स्थान का चुनाव आपने किया जहां पर पानी बढ़ जाता है, ऐसे स्थान का चुनाव आपने किया जहां पर पानी ही नहीं है, ऐसे स्थान का चुनाव किया जहां पर आपके व्हीकल मूवमेंट नहीं होता हो, ट्रैक्टर वगैरह नहीं जाता हो, तो ट्रांसपोर्टेशन किससे करोगे आप। तो स्थान का चुनाव एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके नर्सरी के लिए, पौधशाला के लिए। यहाँ एक एक करके हम देखने वाले हैं पॉइंट वाइज, ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाओ। और हाँ, अब तक जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करे, जय जवान जय किसान जरूर लिखे, ठीक है। बात करेंगे स्थान के चुनाव के अंदर। पहला पॉइंट आता है पौधशाला की स्थिति। पहला पॉइंट कौन सा आता है? पौधशाला की स्थिति कैसी होना चाहिए। तो देखो, पौधशाला के लिए चुना गया स्थान सामान्य धरातल से कुछ ऊंचा होना चाहिए, जिससे आसपास का पानी पौधशाला में इकट्ठा ना हो। जैसा कि इस फोटो के अंदर आप देख पा रहे हो, ये कोई फार्मर है ना, घसीटे लाल जी, और इन्होंने क्या किया, एक बेड बनाई है। और ये बेड आप देखोगे नॉर्मल जो धरातल है आपके, इससे थोड़ी ऊपर है। कारण क्या है? ताकि बोलो, अरे पानी इधर का इधर ना आ पाए, इधर का तो निकल जाए आसपास, बट आसपास का पानी इसमें नहीं आना चाहिए। तो यहाँ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, जो आप याद रखोगे, देखिए आपके 11th 12th सब्जेक्टिव पेपर होता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। और मैं बोल रहा हूँ, रट्टा नहीं मारना आपको। देखो, नॉर्मल याद करो कि धरातल से ऊंचा। किससे ऊंचा? धरातल से ऊंचा। अगर ये पॉइंट आपको याद रह गया तो ये समझो कि आप इसके अंदर लिख के आ जाओगे। इतना कॉमन सेंस तो लगाओगे ना कि यार धरातल से ऊंचा क्यों रखा हमने, ठीक है। फिर अगला आता है मृदा। पौधशाला जहां पर आप लगाने वाले हो, वहां की मिट्टी कैसी होनी चाहिए। तो देखो, पौधशाला के लिए सफलता उपलब्ध सुविधाओं, मिट्टी तथा विभिन्न अनुकूल परिस्थितियों पर निर्भर करती है। कौन कौन सी परिस्थितियां हैं? किस प्रकार की मिट्टी होना चाहिए नर्सरी के लिए, भूमि कैसी होना चाहिए, इसके बारे में हम जान रहे। तो देखो, भूमि उपजाऊ होनी चाहिए, अर्थात जीवाश्म पदार्थ वह पोषक तत्वों की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए। तो पता लगा, आपने नर्सरी ऐसी जगह पे लगा ली जहां बंजर भूमि है ना,
मतलब ना तो पोषक तत्व हैं और ना ही जीवाश्म पदार्थ हैं, तो इनका होना अनिवार्य है। वो अलग बात है कि आजकल हाईटेक नर्सरीज हैं, अगर उस पॉइंट पे मैं आऊंगा तो उसमें लैंड का कोई काम ही नहीं है, डायरेक्ट प्रो ट्रे के अंदर लगाते हैं। वो केस अलग है आपका, जो मैंने पार्ट 1 के अंदर आपको बताया था, याद है आपको? देखिए, अगर आप वाकई में पढ़ाई कर रहे हो यार, है ना, बिल्कुल कि हम तो अच्छे से पढ़ेंगे, मन लगा के पढ़ेंगे, तो एक भी पार्ट आपको मिस नहीं करना है, स्किप नहीं करना है, और वीडियो को भी स्किप नहीं करना है। अगर आप चाहते हो वाकई में कि यार आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आगे आने वाले आपके जीवन के अंदर जो भी कंपटीशन आप फाइट करना चाहते हो, जो भी एग्जाम आप देना चाहते हो, वहां पे आप झंडे गाड़ो। कहने का मतलब है आप एग्जाम क्रैक करो, तो तब हो पाएगा जब आज आप आपका पूरा टाइम दोगे, अच्छे से एक एक टॉपिक को समझोगे, गहराइयों में उतरोगे, और एक एक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। ठीक है थ्योरी, 11th 12th आपका थ्योरी है, बट इसी से आपके सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं, ये तो आपने देखा ही होगा। ठीक है, तो देखो, फिर भूमि समतल होनी चाहिए, उबड़ खाबड़ नहीं होनी चाहिए आपकी, नहीं तो सनलाइट कम ज्यादा मिलेगी, पौधों की लेंथ किसी की कम होगी, किसी की ज्यादा होगी, आगे की बातें जब आप समझोगे, जब आप बीएससी एजी वगैरह करोगे। ठीक है, भूमि कंकड़ पत्थर रहित तो होना चाहिए, भूमि में कोई कंकड़ पत्थर नहीं होना चाहिए, नहीं तो डैमेज कर सकते हैं आपके पौधों को, क्योंकि मैंने पार्ट 1 के अंदर बताया था ये बहुत कोमल पौधे होते हैं, महंगे बीज होते हैं, तो बर्बाद नहीं करना, इसीलिए तो नर्सरी लगा रहे हैं कम एरिया के अंदर, है ना, जो कम एरिया वाला क्षेत्र है उसी को हम नर्सरी बोलते हैं। ठीक है, देखो, भूमि खरपतवार रहित होना चाहिए, तो पता लगे कि महंगे बीज आपने लगा दिए, खरपतवार ही बहुत हो रहे हैं, तो खरपतवार रहित हो। बलुई दोमट पौधों की बढ़वार के लिए उत्तम होती है, रेतीली अधिक चिकनी मिट्टी उपयुक्त नहीं है, रेतीली मिट्टी नहीं होना चाहिए, चिकनी मिट्टी, है ना, आपके बलुई दोमट मिट्टी होना चाहिए। ये बलुई दोमट जो है, दोमट का नाम आपने सुना भी होगा कई बार, ये बढ़िया मिट्टी है भूमि में, मतलब एक तरीके से, और इसमें पौधों की ग्रोथ अच्छी होती है। फिर भूमि में निचली परत कठोर नहीं होनी चाहिए, अन्यथा एक तरीके से जड़ें नहीं जा पाएगी नीचे गहराइयों में, और आपके जितने भी एलिमेंट है, पोषक तत्व है, वो एक ही परत में आपके एकत्रित हो जाएंगे, जो भी आपके लिए सही नहीं है, जल भरा होगा जो सही नहीं है, तो इसीलिए ये निचली वाली परत आपकी कठोर नहीं होना चाहिए। तो अभी हमने दो चीजें देखी है, पहला हमने देखा कि जमीन हमारी समतल, मतलब धरातल जो है, ठीक है ना, हाँ, मतलब इसके पहले वाला जो पॉइंट हमने देखा, वो क्या देखा कि धरातल से थोड़ा ऊपर हो हमारा स्थान का चुनाव। उसके बाद हमने भूमि से संबंधित पॉइंट यहाँ पे देखे कि मिट्टी कैसी होगी आपकी, और थर्ड आपके पास आ रहा है सिंचाई की सुविधाएं। तो जहां पर आप नर्सरी लगा रहे हो वहां पर भाई पानी की व्यवस्था तो होना चाहिए, बिना पानी के कैसे आप नर्सरी लगाओगे? तो देखो, पौधशाला में उगाए गए पौधों के लिए वर्ष भर अर्थात वर्षा ऋतु में वर्षा की कमी के कारण तथा बाकी दिनों में भी नियमित सिंचाई की आवश्यकता होती है। भाई गर्मियों में तो बार बार आपको डेली इरिगेशन आपको करना पड़ेगा, ठीक है, तो पानी की सुविधा होना अनिवार्य है। पौधशाला में पानी की कमी होते ही कोमल पौधे मुरझाने लगते हैं, इसलिए पौधशाला में नजदीक सिंचाई के लिए स्थायी सुविधा होनी चाहिए। सिंचाई हेतु उपलब्ध पानी सिंचाई के योग्य भी होना चाहिए। उसका ECPH है ना, ECPH, इनके नाम आप सुनोगे आगे जब आप पढ़ोगे, ठीक है, तो ये भी आपका मेंटेन होना चाहिए। और देखो, ये तो हाईटेक नर्सरी का मैंने फोटो लगा रखा है कि इक्वली एक एक पौधे को बराबर पानी दिया जाए, तभी सारे के सारे पौधे एक जैसे उगेंगे आपके। एक प्रकार से सबको बराबर लाइट मिले, एक प्रकार से पानी मिले, एक प्रकार से कोई स्प्रे हो, एक ही प्रकार से सब कुछ, भूमि समतल हो, तभी नर्सरी आपकी बराबर होगी, अन्यथा बराबर नहीं होगी। पौधे जो है क्वालिटी से नहीं बनेंगे। भाई देखिए, नर्सरी का मतलब ये नहीं है सिर्फ पौधे उगाना, नर्सरी ऐसी होना चाहिए जहां पर आप हाइजीन मेंटेन करो, और यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए पौधों के अंदर, सारे के सारे पौधे एक जैसे हो, उनकी लंबाई बराबर हो, उनका डायामीटर बराबर हो, डिजीज इंसेक्ट फ्री हो, ये बहुत सारी चीजें हैं नर्सरी के अंदर, बहुत बड़ा पूरा का पूरा एक सेगमेंट है। और इसमें आगे आपको जॉब भी मिलती है प्राइवेट सेक्टर में नर्सरीज के अंदर, बट आपको उसके लिए नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आओ आगे बढ़ेंगे। अभी हमने 3 पॉइंट यहाँ पे कवर किए। फोर्थ आता है जल निकास की व्यवस्था। अब पानी तो आप पिला ही रहो, बट जल निकलना भी चाहिए। एक तो पता लगे जल भरा हो, अगर जल भरा होगा तो पौधे आपके गल जाएंगे, ऐसा काम नहीं करना है। तो पौधशाला में कोमल पौधे अधिक नमी के कारण आर्द्र गलन, है ना, आर्द्र गलन को इंग्लिश में बोला जाता है डैम्पिंग ऑफ। डैम्पिंग ऑफ में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये कोई प्लांट है आपका, और ज्यादा पानी भरने की वजह से जड़ें गल जाती है और यहीं से पौधा आपका नीचे गिर जाता है।
इसी को डैम्पिंग ऑफ आर्द्र गलन कहा जाता है। और यहीं से आपके बनता है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे, जब आप जैसे कि जेट, ICAR, ठीक है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, जब ऐसे एग्जाम दोगे तो इन एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि बताइए आर्द्र गलन जो रोग है ना, ये कौन सी, मतलब किस प्रकार से, क्वेश्चन ऐसे बनता है कि नर्सरी अवस्था का सबसे खतरनाक रोग है ना, तो आर्द्र गलन है, क्योंकि ये डायरेक्ट गला देता है पौधे को। रोग वायरस जनित रोगों व हानिकारक कीटों से प्रभावित हो जाते हैं। इसके अलावा अधिक नमी से भूमि में वायु संचार कम होता है ना, काम नहीं कम करना है यहाँ पे भाई। अगर जल भरेगा जमीन में तो वायु का संचार नहीं हो पाएगा, वायु का संचार नहीं होगा तो भूमि में जो लाभदायक जीवाणु हैं वो भी क्रियाशील नहीं होंगे और रंध्रावकाश नहीं बनेगा। जहां तक रंध्रावकाश नहीं बनेगा तो जड़ों की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। मृदा ताप में भी गिरावट आएगी, जिससे स्वस्थ पौधे तैयार नहीं हो सकते। इसीलिए नर्सरी निर्माण ऐसे स्थान पर करना चाहिए जहां पर जल निकास की उचित व्यवस्था हो, ठीक है। जैसे मान लो ये नर्सरी लगा रखी है तो आसपास पानी निकल जाए, या जैसे इन्होंने एक प्लेटफॉर्म पे ये प्रोट्रेस के अंदर नर्सरी इन्होंने लगा रखी है, ठीक है। इनमें जब वो पानी पिलाते हैं ना तो पानी नीचे निकल जाता है। देखो इस प्लेटफॉर्म पे रखा हुआ है इन्होंने, ताकि डैम्पिंग ऑफ ना आए, ठीक है। और ये जो प्रोट्रेज होते हैं, इनके जो केविटीज होते हैं ना, इनके अंदर भी यहाँ सेल होता है जिसको बोलते हैं ड्रेन सेल, ताकि पानी इसमें से नीचे निकलता रहे, ठीक है। आपने देखा भी होगा गमलों के अंदर भी नीचे होल होते हैं, रीजन ताकि पानी निकल जाए। अगर पानी भरेगा तो जड़ें गलेगी। ये बेसिक कॉमन सेंस वाली बातें हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे देखेंगे, बात करेंगे यातायात की सुविधा। जहां पर आप नर्सरी लगा रहे हो वहां पर यार व्हीकल मूवमेंट होना चाहिए, ट्रैक्टर जाना चाहिए, ठीक है, ट्रक जाना चाहिए। मान लो कोई कस्टमर की नर्सरी आपने लगाई है, वो लेने आया, उठाने आया, उसको उसके साधन ही नहीं आ रहा आपके खेत तक, तो ऐसी जगह पे नर्सरी का चुनाव आपको नहीं करना है। नर्सरी में स्वयं के लिए नए पौधे तैयार करने के अलावा यह एक व्यवसाय भी है। जैसा कि मैंने बताया, मान लो किसी ने नर्सरी लगवाई, इसलिए नर्सरी क्रेताओं की पहुंच से दूरी नहीं होनी चाहिए। नर्सरी में आने जाने हेतु आवागमन की अच्छी सुविधा होना चाहिए, रोड वगैरह होना चाहिए, है ना। और व्यवसायिक पौधशाला के निकट रेल सड़क यातायात होने से तैयार पौधों की बिक्री अधिक हो सकती है। दूर आप बेच सकते हो, और आप कोटा में नर्सरी लगा रहे हो, बेंगलोर आप बेच सकते हो, महाराष्ट्र में आप बेच सकते हो, कहीं पर भी, है ना। मतलब ऐसी सुविधाएं होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। अगला आता है कार्बनिक खाद की सुविधा। आपकी नर्सरी के अंदर कार्बनिक खाद होना चाहिए। पौधों की वृद्धि के लिए संतुलित पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। पौधों को पोषक तत्व विभिन्न कार्बनिक खादों से ही संतुलित मात्रा में प्राप्त होते हैं। इसलिए पौधशाला ऐसे स्थान पर निर्माण करनी चाहिए जहां आसानी से कम कीमत पर पर्याप्त मात्रा में कार्बनिक खाद मिल जाए। अरे आपको गोबर की खाद मिल जाए, आपको वर्मी कंपोस्ट मिल जाए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो पता लगी नर्सरी आपने ऐसी जगह पे बनाई है जहां पर ये मिलता ही नहीं है। अब आप दूर से अगर खरीदोगे तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आएगा और कॉस्टिंग आपकी बढ़ जाएगी, तो ऐसा काम आपको नहीं करना है। तो नर्सरी जब भी आप लगा रहे हो, ये सारे के सारे पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए। अगला जो लास्ट पॉइंट यहाँ पे आता है हमारे पास, वो आता है दैनिक व स्थानीय मजदूरी की सुविधा। भाई नर्सरी में डेली कई सारे काम होते हैं, जैसे डेली पानी देना है, कोई सीड सॉइंग करनी है, बीज लगाने हैं, ट्रांसपोर्टेशन करना है, पौधे इधर से उधर शिफ्ट करने हैं, ठीक है। कई सारे काम होते हैं, खरपतवार निकालने, तो डेली के डेली आपको मजदूर चाहिए। और अगर मजदूर आपको आसपास नहीं मिलेंगे तो कैसे काम करोगे आप। आजकल तो वैसे मशीन वगैरह आ गई है, आपने देखा होगा, है ना। बट फिर भी ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पौधशाला में वर्ष भर विभिन्न कार्य हेतु समय समय पर, है ना, कम या अधिक संख्या में, है ना, कम या अधिक संख्या में मजदूरों की आवश्यकता पड़ती रहती है। ये पौधशाला ऐसे स्थान, ऐसे क्षेत्र के नजदीक होना चाहिए जहां पर आपको दैनिक मजदूर आसानी से मिल जाए, कम कीमत पे आपको मिल जाए, ठीक है। तो ये मजदूर वाला पॉइंट हो गया। अन्य सुविधाएं क्या क्या होनी चाहिए, तो देखो पौधशाला सुरक्षित स्थान पर स्थापित करनी चाहिए ताकि आवारा पशु पौधों को नुकसान न पहुंचा सके। अब ऐसा नहीं है किताब में जो लिखा है वही आप लिखो, आप लिख सकते हो कि सर फेंसिंग होना चाहिए, बाढ़ की व्यवस्था होना चाहिए, नहीं तो बाहर से जानवर आ जाएंगे, बिल्कुल लिखो आप, है ना। पौधशाला के चारों ओर बाढ़ कांटेदार तारों की व्यवस्था होनी चाहिए। पौधशाला की नजदीक, है ना, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनसे निकलने वाला जो धुआं होता है पौधों की क्वालिटी को खराब कर सकता है, वृद्धि को रोक सकता है, तो इनका भी आपको ध्यान रखना है। तो देखो अभी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 और पार्ट 2 की, और इसके अंदर हम बात करें अन्य बातें, है ना। तो अन्य बातों के अंदर पौधशाला बड़ी पहाड़ी पर या बड़े वृक्षों के पश्चिम में नहीं बननी चाहिए, क्योंकि प्रातःकालीन धूप को रोकती है। इसका सीधा प्रभाव पौधों की वृद्धि पर पड़ेगा। पौधशाला में फलों, सजावटी पौधों से नए पौधे प्रवर्धन भी किए जाते हैं, ठीक है। तो प्रशिक्षित व्यक्ति होना चाहिए, माली, बागवानी, है ना। यहाँ पौधशाला स्थापित करनी हो वहां बागवानी या माली आसानी से मिले आपको, क्योंकि माली जो होता है या बागवानी जो होता है बहुत अच्छे से पौधों की केयर करना जानते हैं, ठीक है।
पौधशाला के निकट ही होना चाहिए ताकि देखरेख आसानी से हो सके। सजावटी पौधों की नर्सरी के लिए कुछ छायादार स्थान भी बहुत शाला में होने चाहिए, इंपोर्टेंट है। तो अभी हमने देखा कि चैप्टर नंबर 9 का पार्ट 2 हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आपको चैप्टर नंबर 9 का पार्ट 3 देखना है तो भाई कमेंट करो, है ना। जय जवान जय किसान लिखे, पार्ट 3 लिखे। वीडियो कैसे लग रहे हैं ये भी आप मुझे कमेंट करके बताएं। किसी को पीडीएफ या कंप्लीट 11th के 20 चैप्टर के नोट्स चाहिए, डाउनलोड द कैप्टन एग्रो ऐप नाउ। ऑफर में मात्र 149 के अंदर आपको 20 चैप्टर के नोट्स दिए जा रहे हैं। तो देरी किस बात की, डाउनलोड द कैप्टन एग्रो ऐप नाउ। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। मुलाकात करेंगे अगली क्लास में, तब तक आप सभी को मेरा राम राम, नमस्कार, जय जवान जय किसान, जय हिंद, बाय बाय।